नमस्कार दोस्तों। बिट्स एंड बाइट्स के इस नए कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा मैंने पिछले हफ्ते बताया था, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे केवल डेटा की, और जब भी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा सामने आएगा मैं आपको उसको एनालाइज कर कर दिखाता रहूंगा। गीता गोपीनाथन, जो आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आजकल दिल्ली आई हुई हैं G20 समिट में। कल उन्होंने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये स्टेटमेंट कोई नया नहीं था। इससे पहले 15 अगस्त के आसपास मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट को लेकर हमारे राजनेताओं ने अपनी एक कहानी बना दी। वो कहने लगे कि मोदी जी के तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये माना जाने लगा कि मोदी जी अगला इलेक्शन जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि देश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, जीडीपी के पायदान में एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। लेकिन इस तरह के वक्तव्य या स्टेटमेंट्स मोदी सरकार के मंत्रियों से अक्सर आते रहते हैं। आपको याद होगा, एक बार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती थी कि हम 2023 तक 5 ट्रिलियन बन जाएंगे, फिर वो 2026 हुआ, 2028 हुआ, अब वो 2030 तक पहुंच चुका है। तो इसी तरह से अगर हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गए, तो क्या ये वाकई एक चेस्ट थंपिंग यानी कि छाती पीट कर शोर मचाने वाली बात है? आइए हम देखते हैं। मैं आपको डेटा दिखाऊं इससे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप लोगों को याद है कि हम लोग 10वीं बड़ी इकोनॉमी कब बने थे? आखिरकार 200 देशों में से अगर हम 10वें स्थान पर पहुंचते हैं तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट जरूर रहा होगा। क्या उस समय के पॉलिटिशियंस ने इस तरह की चेस्ट थंपिंग या शोर शराबा किया था? और ये भी जरा याद कर कर बताइए कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बने थे और $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बने। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पिछले साल 2021 में बने थे। ये तो आप सबको याद ही होगा क्योंकि उस समय मोदी सरकार थी। चलिए कुछ माइलस्टोन्स मैं आपको याद दिला देता हूँ। सन 2000 में हम लगभग हाफ अ ट्रिलियन यानी कि $500 बिलियन की इकोनॉमी बने थे। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद 2007 में हमने $1 ट्रिलियन का माइलस्टोन पार किया था। हमारे प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी थे। फिर $2 ट्रिलियन हमने मार्च 2014 में ये माइलस्टोन पार किया था। उस समय भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और इलेक्शन होने वाले थे। फिर $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2021 में जाकर बने थे। पहले के माइलस्टोन्स आपको याद नहीं होंगे क्योंकि उस समय इतना हाइप क्रिएट नहीं किया जाता था। जीडीपी के पायदान में हम कैसे ऊपर चढ़े यानी कि रैंकिंग में हम आगे कैसे बढ़े, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 2005 में भारत की रैंक थी 13वें नंबर पर। हम दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। उस समय हमारी जीडीपी $0.83 ट्रिलियन थी। अगले 5 वर्षों में हम बढ़कर 9वें स्थान पर आ गए। उस समय हमारी जीडीपी $1.7 ट्रिलियन की थी। और उसके अगले ही साल रशिया हमसे ऊपर निकल गया। 2011 से 14 तक भारत 10वें स्थान पर बना रहा। 2020 आने तक हम छठे स्थान पर पहुंच गए। हमारी इकोनॉमी $2.6 ट्रिलियन को पार कर गई और 2021 में $2.95 ट्रिलियन और उस साल अंत तक हमने यूनाइटेड किंगडम को भी क्रॉस करके हम 5वें स्थान पर आ गए और 2023 तक हम 5वें स्थान पर बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने पर कोई जादू की छड़ी चल गई और हम 5वें स्थान पर पहुंच गए और अब फिर से तीसरे टर्म में उनके पास एक और जादू की छड़ी है और हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जीडीपी में
सारे प्रधानमंत्रियों का कंट्रीब्यूशन रहा है और ये धीरे धीरे हम बढ़कर यहाँ पर पहुंचे हैं। 2022 में भारत की पर कैपिटा जीडीपी यानी कि प्रति व्यक्ति आय 2389 यूएस डॉलर थी। ये एक सालाना फिगर है और हम 146वें पायदान पर थे कुल 195 देशों में से, यानी कि हम दुनिया के गरीब देशों में गिने जाते हैं। एक और मापदंड होता है परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड जीडीपी और उसके हिसाब से भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर कैपिटा जीडीपी हमारी 8,379 यूएस डॉलर थी और हम 195 देशों में से 128वें स्थान पर हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पहले के प्रधानमंत्री जीडीपी को लेकर शोर शराबा क्यों नहीं मचाते थे। तब भी पर कैपिटा इनकम हमारे देश में बहुत कम थी और भारत हमेशा से गरीब देश में ही गिना जाता था। व्यक्तिगत तौर पर मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जीडीपी के आंकड़े एक आम आदमी या पब्लिक के लिए इसका कोई मायने नहीं होता है। जीडीपी फाइनेंशियल इंडिकेटर है और ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो देश की इकोनॉमी के हालात बताते हैं। मोदी सरकार ने केवल एक आंकड़ा पकड़ लिया है जिसको वो बार बार दोहराते हैं। अगर मैं और आप अगर किसी चीज से हमें मतलब है तो महंगाई से होना चाहिए, मुद्रास्फीति से होना चाहिए, इन्फ्लेशन से, होलसेल प्राइस इंडेक्स से, पेट्रोल का प्राइस, गैस का प्राइस, इन सब चीजों से हमारा जीवन पर असर पड़ता है। ना कि भारत कितने पायदान पे पहुंचा, वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना या तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना, इससे हमारी अपनी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कई लोग ये समझते हैं कि 2014 में मोदी जी के आने के बाद हमारी इकोनॉमिक हालत बहुत तेजी से सुधरी है। तो उन लोगों के लिए मैंने ये खास करके ग्राफ बनाया है। ये डॉलर टर्म्स में हमारी जीडीपी दिखाता है। 2004 में हमारी जीडीपी 0.71 ट्रिलियन डॉलर्स थी और 2014 में ये बढ़कर 2.03 ट्रिलियन डॉलर हो गई, यानी कि ये 2.86 टाइम्स यहां से यहां ग्रो की थी। और 2024 में अनुमान है कि हमारी जीडीपी 3.55 ट्रिलियन 3.55 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स होगी। तो अगर आप इस फिगर को लें 2014 में तो ये 1.75 गुना ही बढ़ेगी, यानी कि यूपीए के टाइम में हम बहुत तेजी से ग्रो किए थे जब आप इसको कंपेयर करते हैं मोदी जी के 10 साल के शासन में। और अंत में मैं आपको दिखा रहा हूं दुनिया के पहले 6 देशों का जीडीपी ग्राफ 2005 से लेकर 2023 तक। तो पहली बात तो ये नोट कर लीजिए कि पहले नंबर पर यूएस और दूसरे नंबर पर चाइना हमसे बहुत आगे हैं। हम फिलहाल 3.5 ट्रिलियन डॉलर पर है, चाइना 18 ट्रिलियन के ऊपर है और यूएस 25 ट्रिलियन पर। और इनका ग्राफ लगातार ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के कंपैरिजन में इनकी ग्रोथ रेट फिलहाल ज्यादा बनी हुई है। हिंदुस्तान इंडिया की ग्रोथ लाइन ये पीले रंग में मैंने दिखाई है। तो अगर हम नीचे के 4 कंट्रीज जापान, जर्मनी, भारत और यूके देखें तो एक बात आप नोट कर लीजिए कि जर्मनी और जापान जिसको भारत अभी ओवरटेक करने वाला है, उनके यहाँ पर रिसेशन आया हुआ है। 2014 के बाद इन देशों में ग्रोथ नहीं आई है, इनकी जीडीपी नीचे आ रही है। ऐसा ही जर्मनी में है और सेम चीज जापान में है। जबकि भारत में 5-6 6.5% से हम बढ़ते जा रहे हैं। तो क्योंकि ये देश रिसेशन में है इसलिए भारत इनको ओवरटेक जल्दी कर रहा है। अगर ये भी 4-5% से बढ़ रहे होते तो भारत 30वें स्थान पर काफी बाद में पहुंचता।